बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे तालिबे इल्म, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स 10th का लेक्चर लेंगे। फ़िज़िक्स 10th में जो हमारा पहला आर्टिकल है, आप देखें यूनिट 10 है और इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जी, आज हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम वाइब्रेशन की बात करेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें, अब अटेंटिव होकर समझना आपने, अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम के साथ मैंने कोई एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के साथ एक बॉब लटका दी। अगर आप देखें तो ये जो आपका पार्टिकल है, ये जो आपका बॉब है, ये जो आपका पेंडुलम है, आप इसको वाइब्रेट करवाएंगे, इधर खींच के ले जाएं तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लिहाजा ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन कर देगा। जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो हम इसको वाइब्रेशन कहेंगे। तो कहते हैं बॉडी इज़ सेड टू बी वाइब्रेटिंग। एक बॉडी को क्या कहेंगे, वो वाइब्रेट कर रही है। इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के जब वो आगे पीछे मूव करेगी तो हम कहेंगे वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। क्लियर बच्चे? कहते हैं अनदर टर्म ऑफ वाइब्रेशन इज़ ऑसिलेशन। इसका जो दूसरा नाम है वाइब्रेशन का, जैसे मैंने बोला कि ये लफ्ज़ मैंने वाइब्रेशन बोला, तो वाइब्रेशन का जो दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है वो है ऑसिलेशन। लेकिन इस वाइब्रेशन ऑसिलेशन की एक स्पेशल काइंड है और उस स्पेशल काइंड को हम जो नाम देते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम लोग लिखते हैं SH और M। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है? कहते हैं हमारे पास विच इज़ द मेन फोकस ऑफ, जो हमारे इस चैप्टर का मेन फोकस है, दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमारा चैप्टर रिलेटेड इससे है। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक हम इसे पेंडुलम से कर देते हैं या इसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम से करते हैं। क्योंकि आपकी बुक पे मैथ स्प्रिंग सिस्टम दिया है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मोशन ऑफ मैथ अटैच टू समथिंग, मोशन ऑफ मैथ, यानी मैथ का मोशन किससे अटैच है? अटैच टू अ स्प्रिंग। ये मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप इस पर गौर कीजिएगा। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर मैंने एक स्प्रिंग रखा हुआ है, इस स्प्रिंग के साथ मैंने एक मैथ अटैच कर दी है और ये जो मेरा पॉइंट है ये उसकी वस्ती पोजीशन है। इसको मैं वस्ती पोजीशन कहता हूँ। मैंने यहाँ जो फोर्स पे अप्लाई की है वो 0 है। अभी मैंने इसको कोई फासला तय नहीं किया, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने एक जगह पे लेके जाना है, मैं उस पॉइंट को अभी से नाम A दे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम A होगा। मैं इधर वापस भी आ सकती है, इसका पॉइंट B होगा। मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, और उसने इसको क्या किया, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की तो फोर्स F ने एक डिस्टेंस x तय किया। आप मुझे बताएं, जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? ये बढ़ता जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ से एक इक्वेशन अखज़ कर सकते हैं कि जब किसी भी जिस्म के ऊपर फोर्स लगती है
तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। जब आप यहाँ तक फोर्स अप्लाई की और उसने डिस्टेंस ट्रैवल जो तय किया, अब मैं इसको अगर छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, ये वापस आएगा और ये पोजीशन ओ के ऊपर ठहर नहीं सकेगा और ये इस जगह पे आके पोजीशन बी के ऊपर रुक जाए। अगर आप नोट करें डायग्राम पे मैंने ये एरो बनाया और ये पॉइंट बी के ऊपर आके रुकता नहीं है, यानी ए के ऊपर ठहरेगा नहीं, बी के ऊपर पहुंचेगा, दोबारा फिर वापस स्टार्ट कर देगा, यानी दोबारा फिर इस पोजीशन पे जाना शुरू, इधर जाना शुरू कर देगा, फिर इधर, फिर इधर। तो लिहाजा इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास जब इस तरह करेगा तो यहाँ भी वो दोबारा अपने आप को फिर उतना ही डिस्टेंस वापस भी ट्रैवल करेगा, जितना उसने इधर ट्रैवल किया था उतना इधर ट्रैवल करेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये हम कहेंगे कि वस्ती पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं। आप इस पेज को नेक्स्ट पेज में चेंज कीजिए। जब आपने अभी बात की कि जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रैवल किया, ऐसे ही था, यानी फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करूं तो एफ इक्वालिटी में जब तब्दील होगा तो यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, के, और ये साथ एक्स आ जाएगा। एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। इसको हम लोग एक्चुअली हुक्स लॉ भी कहते हैं, ये हुक्स लॉ भी है। क्या है, लेकिन आपने नोट किया जब आप ओ से ए की तरफ लेके गए, अगर आप नोट करें तो जब आप पोजीशन ओ से देखें, ओ से ए की तरफ गए तो आपने कहा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जब वो दोबारा वापस आएगी, अपने आप को रीस्टोर करेगी, तो आप नोट करें उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन है, जब चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने से मुराद है कि आपकी जो फोर्स है वो ऑपोजिट होगी। क्या हो गई, तो आपके पास एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। ये जो चीज़ एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसने अपने आप को क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। ये दोबारा पोजीशन एक्स ए से दोबारा ओ के ऊपर आ गई, जिसमें एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, एफ क्या है, फोर्स है। लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि जो के कांस्टेंट है इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। के क्या है, के आपके पास स्प्रिंग का मुराद क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट की, कि अगर आप स्प्रिंग जो है वो टाइट लेते हैं या आप स्प्रिंग लूज़ लेते हैं, इसके ऊपर भी आपकी फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन आएगी। तो आप यहाँ नोट कीजिएगा कि एफ इज़ इक्वल टू के एक्स से के की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से के की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा एफ बटा एक्स। अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ से देखिएगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एक्स क्या होती है, पर मीटर, तो ये बनेगी एन एम इनवर्स, यानी के की जो यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर बनेगी। अगर आप नोट करें कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के मुताबिक, जो कि आप यूँ कह लें पहली इक्वेशन आपकी, आपके पास बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। क्या उसमें मोशन आया, क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील हो रही है। जब भी वेलोसिटी तब्दील होती है तो क्या पैदा होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन पैदा होगा तो न्यूटन के बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है। एफ इज़ इक्वल टू, अगर आप नोट करें एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, और ये जो न्यूटन का सेकंड एफ इज इक्वल टू एम ए है, अगर मैं ये वैल्यू उठाऊं और ये मैं वैल्यू उठा के जो आपके पास इक्वेशन बनी थी के इज़ इक्वल टू एफ ओवर एक्स, के इज़ इक्वल टू, अगर ये मैं एफ़ की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूं, जिसे आप इसे इक्वेशन नंबर
2 कह लें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ये फोर्स की वैल्यू मैं उठाऊंगा और उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, के वैसे आ जाएगा। आप यहाँ नोट कीजिएगा, ये माइनस जो है यानी के इक्वल टू माइनस, आप -7 लगा दें क्योंकि ये आपको आगे जाके काम आएगी चीज़, क्योंकि ये माइनस हमने क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के लिहाज से इस चीज़ को इक्वेशन निकालिए, ये नेगेटिव आएगा। के की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वैसे। एफ किसके बराबर आएगा, एम ए के, और बटे में क्या आ जाएगा, वही एक्स। इक्वेशन क्या बनेगी, के इज इक्वल टू -MAX। यहाँ तक बात क्लियर होगी, पक्की बात है जी। नेक्स्ट पेज पे हमने बात कर दी कि के जो आपके पास आया था वो किसके बराबर था, -MA/X। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि के जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, एम क्या है, मैस है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपने देखा ये वेरिएबल ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन निकालूँ ए की, ए क्या बनेगा, के वैसे एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, जो एम है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा। ए की इक्वेशन बन गई -KX/M। मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ, ए बराबर है -K/M × X। इसमें दो चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी हैं, वो है के और एम। के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। इक्वेशन बन जाएगी, ए डायरेक्टली क्वेश्चन है माइनस के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस है वो भी कांस्टेंट है, क्या बनेगा माइनस, आप यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख दें कांस्टेंट × X। आपको याद होगा कि जब आपके पास यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता था, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता था तो आप प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते थे तो आप कांस्टेंट लगाते थे। अब कांस्टेंट ख़त्म करना है तो ए इसको इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करें तो माइनस आ जाएगा, 7x आ जाएगा, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो -x आ गया। और ये इक्वेशन जो है ये याद रखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, बात फॉलो कर गए हो। कहते हैं इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, क्योंकि ये एक्सेलरेशन मैस जो अटैच थी स्प्रिंग के साथ उसका एक्सेलरेशन है, मैस अटैच स्प्रिंग जो था उसका एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। नेगेटिव ये शो कर रहा है, मेन पोजीशन की से स्टार्ट हो रहा है ये, और मेन पोजीशन की तरफ ही ये चलेगा, हमेशा इसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ रहेगी। यहाँ देखें कि एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है फ्रॉम द मेन पोजीशन। Hence the horizontal motion of the mass spring system is an example of simple harmonic motion। कि जो mass spring system है, mass spring system की जो motion है ये हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर यहाँ इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। वस्सलाम।